कहते हैं घर की सुख शांति काफी हद तक घर की महिलाओं के हाथ में होती है। जिस घर में औरतें खुश और संतुष्ट होती है ना, वो परिवार भी खुशहाल होता है। और जहाँ की औरतों के मन में कलेश और असंतुष्टि होती है, वहाँ पर भला खुशियाँ कैसे टिक सकती है। ये कहानी है रीटा शुक्ला के परिवार की। रीटा की शादी इलाहाबाद के छोटे से कस्बे में हुई थी। सास ससुर का एक पैतृक घर था जो किसी जमाने में घर के बड़े बुजुर्गों ने बनवाया था। अब रीटा ने तो अपनी जिंदगी के 25-30 साल इस घर में रहकर खुशी खुशी संतुष्टि के साथ बिता लिए थे। उसे संतोष था तो घर में खुशियां भी थी। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब रीटा की दोनों बहुओं ने उसके घर में कदम रखा, शादी के कुछ दिन के बाद। माँ जी, इतने सालों से आप यही कहकर बात को टालती आ रही हैं कि जब देवर जी की शादी हो जाएगी उसके बाद मकान को ठीक करवाएंगी। अरे अब तो देवरानी भी आ गई, अब और कितना इंतजार करवाएंगी। इस खंडर हवेली को मॉडर्न घर बनवा दीजिए ना। आप खुद ही सोच कर देखिए, इतने पुराने मॉडल के मकान में आजकल कौन रहता है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है माँ जी, और हम लोग इस बाबा आदम के ज़माने वाले मकान में रह रहे हैं। अरे बेटा, हमारे बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ मकान है ये, और उस ज़माने में बना था, फिर भी मजबूती देख लो, आज भी जस का तस खड़ा है। और अभी के 30 साल पहले बने हुए मकान जर्जर हुए जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी बिताई हमने इसी मकान में, हमें तो कभी कोई परेशानी नहीं आई। और तुम लोग जब से शादी करके घर में आई हो, दिन बस घर के पुराने होने का ताना दे रही हो। माँ जी, आपका ज़माना और था और अब का ज़माना और है। वो पुराना ज़माना था, लोग कैसे भी हालातों में गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है। हमारी बातों पर आपको यकीन ना हो तो मोहल्ले में किसी के भी घर चले जाइए, मॉड्यूलर किचन, आज के ज़माने के एडवांस बाथरूम, चमचमाती हुई टाइल वाले हॉल, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल मचल जाए। हमें भी तो हक है ना अपना घर अपनी पसंद से बनाने का, सजाने का। दोनों बहू की जिद देखकर रीटा अपने मकान को रिनोवेट कराने के लिए तैयार हो जाती है। घर की मरम्मत का लगभग 50-60% काम हो चुका था कि एक दिन बड़ी बहू की सहेली अपने मकान के मुहूर्त में उसे इनवाइट करती है। छोटी, आज पूरा दिन हॉल की पत्थर की घिसाई का काम होना है, तू भी चलना मेरे साथ, मेरी सहेली के मकान का मुहूर्त है, इसी बहाने उसका मकान भी देख लेंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलती हूँ ना आपके साथ। वैसे एक बात कहूँ, अब इस घर को जितना अच्छा हमने बनवा लिया है ना, हमारी टक्कर का नहीं होगा आपकी सहेली का घर। हाँ, बात तो तेरी सही है। दोनों देवरानी जेठानी अपने नए मकान पर बड़ा घमंड कर रही थी। गर्व से इतराती हुई वो दोनों मोनिका के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे वाह राधा, आ गई तू। सच्ची इतने सालों बाद तुझे देखकर ना बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा चल, तुम मेरे बेडरूम में बैठ, तब तक मैं थोड़े से गेस्ट को अटेंड करके आती हूँ, फिर ना खूब सारी बातें करेंगे। मोनिका राधा और नीतू को अपने बेडरूम में छोड़कर बाहर हॉल में आती है और घर पर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लगाने लगती है। इधर राधा और नीतू का मुंह तो सहेली के बेडरूम को देखकर खुला का खुला रह गया था। अरे भाभी, ये कहाँ आ गए हम लोग? हम तो गलत फहमी में जी रहे थे, हमें लग रहा था हमने अपना घर सबसे अच्छा बनवा लिया है। अरे हमारा घर तो इसके बेडरूम के आगे कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू नीतू, मैं भी यही सोच रही हूँ। इसका बेडरूम देखने के बाद ना मेरी आंखें ही खुल गई। पूछ कर देखती हूँ मोनिका से, ज़रूर इसने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराया होगा। कुछ देर बाद मोनिका अपने गेस्ट को अटेंड करने के बाद उनके पास कमरे में आती है। और बता राधा, कैसी है तू? अच्छा सबसे पहले ये बता, मेरा घर कैसा लगा? अरे तेरा घर तो ऐसा लगा कि उसे देखकर ना मेरे होश ही उड़ गए। तू ये बता, कौन सा डिज़ाइनर अपॉइंट किया था तूने अपने बेडरूम के लिए? डिज़ाइनर? हाँ, डिज़ाइनर से ही डिज़ाइन कराया मैंने। जानना चाहेगी वो डिज़ाइनर कौन है? मेरे बेडरूम का डिज़ाइनर है मेरा AI असिस्टेंट। ये देख, ये मेरे मोबाइल में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप है, इसकी मदद से ही मैंने पूरे बेडरूम का डिज़ाइन फाइनल किया। इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, उससे 4 कदम आगे तक सोच सकता है ये AI। तभी तो मेरा बेडरूम लाखों में एक है। अरे वाह, ऐसी भी कोई चीज़ आ गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। चल अच्छा हुआ तूने बता दिया। वैसे भी ना इस समय मेरा घर बन रहा है, मेरी सच में बहुत हेल्प हो जाएगी। अपनी सहेली से सलाह लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर लौट आई थी। सुनिए ना, ये काम बंद करवा दीजिए। अब हमें घर ऐसे नहीं बनवाना, हमने नया नक्शा निकाला है, उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुमने नया नक्शा निकाला? तुम्हारे दिए हुए नक्शे के अकॉर्डिंग तो बन रहा है घर। अब ये घड़ी घड़ी नक्शे चेंज करोगी तो क्या रोज रोज घर तोड़वाते रहेंगे? देखो, हर बात पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा समझदारी भी दिखा दिया करो ना। आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। अब हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर की भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम पूरी बात तो सुन सकते हो ना आप लोग।
अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो? हम ना आज अपनी सहेली के यहाँ मकान के मुहूर्त में गए थे। हाय, उसका घर देखकर ना हमारी आंखें हैरानी से खुली रह गई। हमारी सहेली ने हमें बताया कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब लोग एआई की मदद से अपना घर बनवा रहे हैं। एआई इतने बेहतरीन सुझाव देता है कि देखने वालों की निगाह थम जाए। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, हम लोग भी ना अपने घर को एआई की हेल्प से ही बनवा लेते हैं। राधा और नीतू ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें अब पूरा घर एआई से ही बनवाना है। उनके पतियों के मना करने के बाद भी वो दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में थक कर उनके पति एआई की मदद से ही पूरा घर बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन, अरे ये क्या कर रही हो? अभी तो 3 दिन पहले तुम्हारा बाथरूम बनकर तैयार हुआ है, फिर से तुड़वाना शुरू कर दिया इसे। करना क्या चाह रही हो? माँ जी आप तो बस रहने दीजिए। आप तो 70 साल पुराने मकान में भी खुशी खुशी रह रही थी। आपको आजकल का फैशन और ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। आप तो बस चुपचाप एक किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। पापा आजकल पूरा दिन मम्मी बस मोबाइल में घर के डिज़ाइंस देखती रहती है। जब भी उनके पास पढ़ाई के लिए जाता हूँ तो गुस्सा करके मुझे भगा देती है। कहती है बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, और मैं बार बार उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उनके पास चला आ रहा हूँ। कितने महीने हो गए पापा, घर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। क्लास में भी मेरा परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़ मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। आप ऐसा करो, मेरी कहीं ट्यूशन क्लास लगवा दो। मम्मा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बेटी की बात सुनकर रमेश को बड़ा धक्का लगता है। अब ये घर तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्या? जितना ध्यान तुम घर को बनवाने में लगा रही हो, उसका आधा भी अगर तुमने बच्चे पर लगाया होता ना, तो बेचारे की आज ऐसी हालत ना होती। अरे तुम्हें उसके भविष्य की थोड़ी बहुत चिंता है कि नहीं? अरे एक बार मकान बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद तो सारी उम्र घर गृहस्थी संभालिए ना। और आपकी माताश्री ही कहती है ना, मकान रोज रोज नहीं बनाए जाते। इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम यही है कि मेरा मकान अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अगर ताजमहल बनवाते समय शाहजहां भी बच्चों के स्कूल के होमवर्क करा रहा होता ना, तो ताजमहल ऐसा ना बना होता जैसा अब है। मकान को बनते हुए महीनों बीत गए थे। पानी की तरह पैसा बह रहा था, लेकिन मकान का काम तो जैसे खत्म होने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार रीटा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपनी छोटी बहू के पास जाती है। नीतू बेटा, राधा को तो इस समय कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन तू मुझे थोड़ी समझदार लगती है बेटा। आज तक की जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सब इस मकान को बनवाने के चक्कर में ख़त्म हो गई है। लेकिन मकान का काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। बेटा अपने बजट के हिसाब से काम करवाओ, और अब बस करो, बंद करो इस ठोक पीट को। समझ में नहीं आ रहा कि घर बन रहा है या ताजमहल, जिसका कोई अंत ही नहीं होने को आ रहा। देखिए मम्मी जी, जेठानी जी इस मामले में गलत नहीं है। ठीक ही तो कह रही है वो, मकान कोई रोज़ रोज़ बनते नहीं है। और वैसे भी आजकल अकाउंट में किसके पास लाखों रुपए होते हैं। पैसे नहीं है तो बैंक से लोन लेते हैं। रीटा के समझाने का दोनों बहुओं के ऊपर कोई असर नहीं था। जल्द ही बैंक से एक मोटी रकम उधार लेने के बाद मकान का बचा हुआ काम शुरू हो जाता है। मम्मी ये सफ़ेद पर्दे कौन लगाता है? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी के बाजार में मिल रहे हैं। किसी और कलर के पर्दे लगाओ ना। अरे पसंद तो मुझे भी नहीं आ रहे सफ़ेद पर्दे, लेकिन क्या करें। अब एआई के हिसाब से तो बेडरूम में वाइट कलर के ही पर्दे होने चाहिए। तो हम कोई और कलर कर भी नहीं सकते। घर में पर्दे, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां सभी एआई के सुझाव से ही लगाए जा रहे थे। हालांकि वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन एआई की पसंद को टाल पाना भी तो संभव नहीं था। भाभी, अब हमारा मकान तो तैयार हो गया, बस उसका मुहूर्त करना बाकी है। मैंने एआई की हेल्प से गेस्ट लिस्ट निकाली है और अरेंजमेंट का प्लान भी बनवा लिया है। मैं सब मैनेज कर लूँगी। अरे बहू ये क्या, इसमें तो कुछ 4-6 रिश्तेदारों के नाम है, बाकी सबको नहीं बुलाएंगे क्या? अड़ोस पड़ोस के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सबको छोड़ दोगे तो कल को कैसे नजरें मिलाएंगे उनसे? और ये क्या, इसमें तो पंडित जी का नाम भी नहीं है। अब पंडित के बिना ही पूजा हो जाएगी क्या? माँ जी, लगता है आपने मेरी बात सही से सुनी नहीं। एआई से लिस्ट बनवाई है मैंने, इस पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एआई किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। एआई ने कहा पंडित जी नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। एआई से देखकर हम खुद मंत्र पढ़कर पूजा कर लेंगे। मेरा तो समाज में उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा तुम्हारे इस एआई के चक्कर में। बताओ, 500 मीटर पर बुआजी रहती है तुम्हारी, उन्हें भी ना पूछोगे तो थू थू हो जाएगी। बेचारी रीटा समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में दोनों बहुओं की आंखों पर एआई की पट्टी बन गई थी।
मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा रुक जा, मैं ना अभी एआई से पूछती हूँ कि 7 साल के बच्चे को लंच में क्या खाना चाहिए। अरे मम्मा मुझे क्या खाना है ये मुझसे पूछो, एआई से क्यों पूछ रही हो? मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे लिए बढ़िया से टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे बना दो, मज़ा आ जाएगा। गुड्डू की बात को इग्नोर करके राधा एआई से पूछती है तो एआई उसे ओट्स बनाने की सलाह देता है। अरे बेटा नहीं नहीं, एआई का कहना है कि 7 साल के बच्चे के लिए छोले भटूरे खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, बल्कि तुम्हें तो ओट्स जैसा हेल्दी, हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर लंच लेना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए ओट्स बना कर लाती हूँ। हाँ, राधा रसोई में जाकर ओट्स बनाने लगती है। गुड्डू बेटा, तुम्हारी मम्मी ने खाना बना दिया क्या? रहने दो दादी, मम्मी ने तो खाना भी एआई से पूछकर बनाया है। ओट्स बनाया, मुझे नहीं खाना ओट्स पोट्स, आप खा लो, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं खुद तेरी माँ की हरकतों से परेशान हो गई हूँ। अब बेटा ये घर तो एआई के भरोसे ही चल रहा है। जो तेरी माँ बना कर दे रही है ना, चुपचाप खा ले, वरना अगर कल को एआई ने तेरी माँ से कह दिया कि बेमन से खाने वालों के लिए खाना बनाना ही नहीं चाहिए, तो हमारा तो खाना भी बंद हो जाएगा बेटा। शाम के समय। अरे छोटी बहू, चाय वाय कुछ मिलेगी कि नहीं? ला रही हूँ माँ जी, चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आ रही हूँ। अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नाश्ता बना लिया। बड़ी बहू ने तो आज लंच में बस ओट्स बनाया था, उसे खाकर तो 2 घंटे में ही भूख लग गई। तभी छोटी बहू चाय के साथ कटोरी में स्नैक्स लाकर सास के सामने रख देती है। ये नाश्ता लेकर आई तू? मुझे तो लगा कुछ पकौड़े वकौड़े बनाए होंगे। ये चने कौन सा नाश्ता होता है भाई, और इसमें तूने क्या बनाया? मैंने ना एआई से पूछा था, उसका कहना है कि चाय के साथ 1 मुट्ठी चना खाना हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आज से आप चाय के साथ यही खाएंगी। अरे सत्यानाश हो जाए इस एआई का, ढंग का खाना खाने को भी तरस गए हम लोग। पापा कितने दिन हो गए हम लोग कहीं पर भी ट्रिप पर नहीं गए। अब तो मेरी सर्दियों की छुट्टियां भी हो गई है, बताओ हमें ट्रिप पर कब लेकर जाओगे? देखो बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि कब जाना है, कहाँ जाना है, ये सब तुम्हारी मम्मी डिसाइड करती है। तुम्हें पता है ना, इस घर में सारे फैसले तुम्हारी मम्मी की मर्ज़ी से लिए जाते हैं। उससे पंगा लेने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है बेटा। ठीक है, मैं मम्मी से ही बोलता हूँ। गुड्डू अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी मुझे कहीं घूमने जाना है, कहीं पर घूमने लेकर जाओ ना। मैंने ना अभी अभी एआई से पूछा, उसका कहना है कि इस मौसम में कहीं पर भी घूमने जाना ठीक बात नहीं है। ये वेदर घूमने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। मैं क्या वेदर कर रही हो आप? मेरे स्कूल की तो अभी छुट्टी हो रही है। गर्मी के समय पर आप बहाना बना दोगे गर्मी ज़्यादा है, अभी कह रही हो एआई मना कर रहा है। मुझे एआई से नहीं, अपनी मम्मी से पूछना है, आप मुझे घुमाने लेकर जाओगे कि नहीं? अभी अभी मैंने बताया ना तुझे कि एआई का कहना है कि ये मौसम घूमने के लिए ठीक नहीं है, मतलब नहीं है। और बेटा एआई के अंदर ना हम इंसानों से ज़्यादा दिमाग होता है, इसलिए उसकी बात को झुठला नहीं सकते। तू समझ रहा है ना मम्मी की बात? बेचारा गुड्डू मन मार कर रह जाता है। 2 महीने के बाद मौसम खुल गया था, खिलकर धूप भी निकलने लगी थी और गुड्डू के एग्ज़ाम भी खत्म हो गए थे। अरे मम्मा, अब तो ठंड भी बीत गई, एग्जाम्स के बाद मेरे स्कूल भी ऑफ हो गए, अब तो कहीं घूमने ले जाओ। बेटे की बात सुनकर राधा एक बार फिर से एआई से पूछती है। देख बेटा, एआई कह रहा है कि हमारे जैसे मिडिल क्लास इंसान को साल में 2 से ज़्यादा ट्रिप करना सही नहीं होता, और अपनी 2 ट्रिप तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना। याद करो, एक वो तुम्हारे पापा की, मामा की, भांजी की, मौसी की लड़की की शादी में गए थे, और दूसरा वो हरिद्वार गए थे ना हम। मम्मा, हम लोग हरिद्वार घूमने नहीं गए थे, पापा के चाचा जी की अस्थि विसर्जन में गए थे। हद हो गई अब, ऐसा लग रहा है कि नुक्कड़ तक सब्जी खरीदने जाओगे ना तो उसे भी आप ट्रिप में काउंट कर लोगे। मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं तो नानी के घर ले चलो, पता नहीं कैसे पेरेंट्स के घर पैदा हो गया हूँ मैं। गुड्डू की बात सुनकर उसकी माँ राधा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ देती है। जब देखो तब घूमना घूमना घूमना, जाओ जाकर पढ़ाई करो। बदतमीज हो गया है बिल्कुल, जब देखो तब जबान लड़ाता रहता है। माँ के हाथ से तमाचा खाने के बाद गुड्डू रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद गुड्डू को एआई की याद आती है। अगर पेरेंट्स बिना गलती के बच्चे के साथ मारपीट करे तो बच्चे को क्या करना चाहिए? एआई से जवाब पाकर गुड्डू खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। मिसेस राधा शुक्ला कौन है यहाँ? राधा शुक्ला तो मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ है? आपको मेरे साथ चलना होगा, आपके नाम से कंप्लेंट दर्ज हुई है। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? गुड्डू बेटा, आपको आपकी मम्मी ने मारा पीटा है, ये बात सच है क्या? जी अंकल,
और मेरी मम्मा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मेरी पसंद का कभी खाना नहीं बनाती, ना मेरा होमवर्क करवाती है, ना कहीं घूमने लेकर जाती है। अरे नालायक, अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर रहा है। लेकिन तुझे ये सब सिखाया किसने? एआई ने मम्मा। उसने मुझे कहा कि अगर पेरेंट्स बच्चे को टॉर्चर करे तो बच्चे उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप पूरा दिन हर काम एआई से पूछकर करते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तू ऐसा कर, इस नास पीटे एआई से पूछ, जीते जी किसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, और अगर कोई उपाय मिले ना तो मुझे मुक्त कर दो तुम। बेशरम कहीं की, एआई को अलादीन का जीन समझ लिया है तुमने। दिन में सांस कितनी बार लेनी है वो भी एआई बताता है तुम्हें, या वो खुद की मर्जी से लेती हो? आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही है माँ जी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस हद तक पहुँच जाएगा। अरे आग लगी इस एआई को, मैं तो आज के बाद इस एआई का नाम भी नहीं सुनना चाहती। किसी तरह पुलिस वालों को समझा बुझाकर माफ़ी मांगने के बाद रीटा और राधा उनको वहाँ से वापस भेजते हैं और कसम खा लेते हैं कि आज के बाद वो एआई का नाम अपनी ज़ुबान से कभी नहीं निकालेंगी। शाम के समय, नीतू तुम्हें पता भी है आज मैं क्या लेकर आया हूँ? ये देखो ये मशीन, इसमें एआई की मदद से खाना बनता है। आज से तुम्हें खाना बनाने का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी आप बुरा न मानो तो हम लोग इस मशीन को रख लें, और वैसे भी ये तो सिर्फ खाना बनाने की मशीन है ना, किसी को सलाह थोड़ी ना देगी। बहू की बात सुनकर रीटा को समझ में आ गया था कि उसकी दोनों बहुएं कुत्ते की दुम है जो इतनी आसानी से सीधी नहीं होने वाली।